अच्छा, Assalamu alaikum. So today is the topic of discussion is isolation, concept of isolation. Unit number 6. ठीक है, तो हमारे पास आता है कि what is isolation? Isolation is the separation of a patient from contact with others in order to control the spread of infectious or communicable disease. Isolation का मतलब असल में होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, या वो पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो अगर हम इस सेंस में आते हैं तो हमारे पास आता है कि पेशेंट को किसी दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट से आइसोलेट कर देना, यानी कि अलग कर देना, या उसे जो इन्फेक्शन या उसे जो मतलब जो डिज़ीज़ है जो कि फैलती है, ताकि वो ना फैले दूसरे लोगों तक। इसे हम बेसिकली कहते हैं आइसोलेशन। ठीक है, the complete separation from other of a person suffering from contagious or infectious disease quarantine। हमारे पास आता है कि जब हम कंप्लीट सेपरेशन करते हैं किसी भी ऐसे पर्सन की जिसे कोई कॉन्टिशियस डिजीज़ है, यानी कि जो जल्दी से फैलती हो, तो उसे जब हम अलग कर देते हैं यानी कि क्वारंटीन कर देते हैं। फिर आता है द सेपरेशन ऑफ अ पर्सन विद इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग फ्रॉम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। हम किस लिए इन्हें सेपरेट करते हैं? ताकि उन्हें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल यानी कि जो दूसरों को लग जाती है, उन्हें हाथ लगाने से या टच करने से लग जाती है, तो ऐसी डिजीज़ से बचाने के लिए हम उस सफरिंग पेशेंट को अलग कर देते हैं। एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ आइसोलेटिंग द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। फिर आता है आइसोलेशन। अकॉर्डिंग टू CDC सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के अकॉर्डिंग, isolation is the act of separating a sick individual with a contagious disease from healthy individual without the contagious disease in order to protect the general public from exposure of a contagious। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो वो दी है कि हम सिक पीपल जो होते हैं, सिक पर्सन जो होता है जिन्हें एक कॉन्टीजियस डिजीज़ होती है, उसे हम उन लोगों से अलग कर देते हैं जिन्हें कॉन्टीजियस डिजीज़ नहीं होती। किस लिए? ताकि और जो जनरल पब्लिक यानी कि और जो लोग हैं उन तक ही ना पहुंच सकें। आइसोलेशन रेफर टू द प्रिकॉशन दैट आर टेकन इन द हॉस्पिटल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड और कोलोनाइज्ड पेशेंट टू सस्पेक्टेड पर्सन। अगर हम हॉस्पिटल के मीन में लेते हैं तो आइसोलेशन जो है इसे हम प्रिकॉशंस में लाते हैं। ये एक एहतियाती तदाबीर के उसमें आता है कि हम ये एहतियात के तौर पे एक इन्फेक्शियस एजेंट को दूसरे सस्पेक्टेबल पर्सन तक नहीं जाने देते, तो इसलिए हम उन सफरिंग पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। नीड ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है? आइसोलेशन एम कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। आइसोलेशन हम किसी इन्फेक्शन को फैलाने से या फिर किसी इन्फेक्शन के फैलने को कंट्रोल करने के लिए हम आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशन आर डिज़ाइन like room wards to minimize the transmission of infection in the hospital by using updated and skilled technology। आइसोलेशन जो है प्रिकॉशंस इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि इसमें कोई रूम या कोई ऐसा वार्ड होता है जहाँ पे हम उस सस्पेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे वहाँ पे हम आइसोलेट करते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है उसकी ट्रांसमिशन ना हो, और ये हॉस्पिटल में हम अपडेटेड स्किल और टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है आइसोलेशन जो है ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स, फैमिली मेम्बर, विजिटर एंड हेल्थ कोवर्कर फ्रॉम द पीरियड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। आइसोलेशन के ज़रिए से हम दूसरे पेशेंट्स को, उनके पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, और जो भी विजिटर्स होते हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर यानी खुद नर्स और डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनको इन्फेक्शन से बचाते हैं। फिर हमारे पास आता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग सर्टेन इन्फेक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जर्म्स टू अदर्स पेशेंट एंड स्टाफ। आइसोलेशन हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे पास आते कोई ऐसे हमारे पास जर्म्स वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनके लिए कोई भी ऐसी दवाई नहीं होती जो उनके ख़िलाफ़ काम कर सके, तो उसकी स्प्रेडिंग से हम रोक सकते हैं। फिर हमारे पास आता है टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन इफ़ दे हैव अ वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू सर्टेन डिजीज़ और टेकिंग सर्टेन ड्रग्स। हमारे पास आता है कि आइसोलेशन, अगर हम कोई ऐसा पर्सन है जिसको
ऐसी कोई कॉन्टीशियस बीमारी है तो हम उसे आइसोलेट करते हैं। तो इससे हम दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिन्हें कोई बीमारी है और उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है, तो अगर उन्हें वो कॉन्टीशियस डिजीज़ भी लग जाए तो उनकी जान को फिर ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस तरह हम उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि की पॉइंट्स इसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट एंड टू स्टाफ। की पॉइंट्स आते हैं कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट से स्टाफ तक भी स्प्रेड हो सकते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशंस कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ माइक्रो। तो इसीलिए आइसोलेशन प्रिकॉशंस जब हम अडेप्ट करते हैं तो इससे हमारे पास इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन भी कम हो जाती है और स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स भी कम हो जाते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या है, हम सबसे पहले हैंड हाइजीन, मोस्टली हैंड हाइजीन जो है ये मेडिकल हमारे पास जो आइसोलेशन टेक्निक है उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास हैंड हाइजीन का आता है। 99% जो हमारे पास इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड को हम हैंड हाइजीन से ही रोक सकते हैं। इसमें हमारे पास आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब हम किसी कॉन्टीशियस डिजीज़ पेशेंट से मिलने जाते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए अगर अलग सिंगल रूम होता है, वेंटिलेशन होती है, वहाँ पे हवादार होता है एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, और उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है एक कमरे के इर्द गिर्द। मस्ट बी अप्लाई अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। आइसोलेशन हम अप्लाई करते हैं उसकी साइन और सिम्टम्स को देखकर। अगर हमें साइन और सिम्टम जो है वो ऐसे लग रहे थे कि हाँ कॉन्टीशियस डिजीज़ है या ट्यूबरकुलोसिस है या फिर एड्स है या HIV, तो हम उन्हें एक सिंगल रूम में आइसोलेट कर देते हैं जब तक कि हमें कंफर्म ना हो जाए कि वाकई में इसे ये डिज़ीज़ है या नहीं है। जब हम उसे आइसोलेट करते हैं साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे, उसके बाद हम जब उनके लैब टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर है तो वो आइसोलेट तो पहले से ही है, तो दूसरे जो है पेशेंट्स हैं वो उसके स्प्रेड से बच गए हैं, और अगर उसे नहीं है तो फिर हम उसे आइसोलेशन से निकाल देते हैं। हमारे साथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड और कोलोनाइज्ड पेशेंट टू अदर पेशेंट एंड स्टाफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जितने भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे पास पेशेंट से स्टाफ तक ट्रांसफ़र होते हैं और पेशेंट टू अदर पेशेंट भी ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि अप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन इफ़ दे आर अप्लाई प्रॉपरली। अगर हम आइसोलेशन और प्रिकॉशंस जो होते हैं वो हम अच्छी तरीके से अप्लाई करें तो हम बहुत हद तक इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। An isolation precaution policy aim to decrease the spread of infection agent between staff and patient to such level that infection or colonization do not occur. हम आइसोलेशन से इस हद तक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं कि पेशेंट और स्टाफ जो है उन दोनों के दरमियान जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, विदाउट कॉलोनाइजेशन ना हो। हमारे पास आता है आइसोलेशन प्रिकॉशन पॉलिसीज़। आइसोलेशन प्रिकॉशन पॉलिसीज़ जो होती हैं इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। हमारे पास आता है हैंड हाइजीन। आइसोलेशन में जो जितने भी प्रिकॉशन वगैरह होते हैं सबसे पहले उसमें हैंड हाइजीन आता है। फिर हमारे पास आता है मेडिकल हैंड वॉशिंग हम करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रखते हैं यानी कि पर्सनल क्लॉथिंग एंड अदर आइटम, सिंगल रूम यूज़ करते हैं विद मोर और लेस सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेशन, और यानी कि वो हवादार होता है कम या बस ना ही ज़्यादा हवादार होता है ना ही बहुत थोड़ा, एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ पेशेंट एंड स्टाफ। और उसमें हमारे पास आता है कि पेशेंट और जो स्टाफ है उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि हर एक बंदा आके उस कमरे में नहीं जा सकता और ना ही वो पेशेंट कब जब उसका दिल चाहे बाहर निकल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अप्लाई आइसोलेशन प्रिकॉशन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट इन जनरल, डू नॉट वेट फॉर लेबॉरेटरी रिजल्ट। हम आइसोलेशन प्रिकॉशन जो होते हैं उसी वक्त पेशेंट पे अप्लाई कर लेते हैं जब हम उनके साइन सिम्टम्स को जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके लिए हम लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए दिनों का वेट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल। फिर हमारे पास आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन बिटवीन एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड सस्पेक्टेबल होस्ट। इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है, किस तरह रिजल्ट में हमारे पास इन्फेक्शन होता है। हमारे पास आता है ये जब हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट और किसी सस्पेक्टेबल होस्ट, यानी कि जिन्हें सस्पेक्टेबल हम कहते हैं जिन्हें बीमारी लगने इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है, जो सही पर्सन होते हैं यानी कि जो हेल्दी होते हैं। तो हमारे पास आता है जब इन्फेक्शियस एजेंट और सस्पेक्टेबल होस्ट के दरमियान इंटरेक्शन होती है, तो जब हमारे पास सस्पेक्टेबल पेशेंट में अंदर चला गया इन्फेक्शियस एजेंट, तो उनकी इंटरेक्शन हो गई, तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन कॉज हो गया। The interaction occurs by means of contact between the agent and the host and is affected by the environment.
ये इंटरेक्शन होती है, कांटेक्ट जब आ जाते हैं, होस्ट जो है वो किसी इन्फेक्शन एजेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो हमारे पास आता है कि, और ये जो है इसमें बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन बाय इंटरप्टिंग ट्रांसमिशन इज़ जनरली द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो हम चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसे ब्रेक करते हैं। किस पॉइंट पे? ट्रांसमिशन की पॉइंट पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। किसी भी चेन को ब्रेक करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, किस पॉइंट पे हम चेन को ब्रेक करते हैं? ट्रांसमिशन के पॉइंट पे। फिर आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। द चेन ऑफ इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स है। इन्फेक्शियस एजेंट सबसे पहले आता है, रिजर्वोयर कि वो एजेंट कहाँ पे रहता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट वो कहाँ से निकल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस मोड से ट्रांसमिट हो रहे हैं, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट, कफ कैसे भी ट्रांसमिट हो रहा है या टच से, पोर्टल ऑफ एंट्री किस जगह से वो एंटर हो रहा है दूसरे सस्पेक्टेबल होस्ट में, और सस्पेक्टेबल होस्ट यानी कि जो सस्पेक्टेबल होस्ट है वो कौन है या फिर वो कैसा है, हेल्थी है, बीमार है। आइसोलेशन प्रिकॉशन फोकसेस ऑन इंटरप्टिंग दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली। आइसोलेशन प्रिकॉशन में फिर हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इस चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है इसकी जो ट्रांसमिशन वाला पॉइंट है इस पे हम इंटरप्ट करें। ज़्यादा है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन किस तरह ट्रांसमिट होता है, किस मोड में ट्रांसमिट होता है, कॉन्टेक्ट स्प्रेड कैसे होता है, डायरेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर हम कॉन्टैक्ट में देखें दो तरह से आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास आता है जब हम एक पर्सन को बाय हैंड टच करें। इनडायरेक्ट में हमारे पास आता है कि अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इक्विपमेंट को टच किया और हम फिर उसे टच कर लें तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है। फिर हमारे पास आता है ड्रॉपलेट एक्सपेंड क्या होता है, व्हेन स्नीजिंग और कफिंग लेस देन 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स। अगर कोई हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन है और वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट मोड से इन्फेक्शन आ रही है। तो अगर हम 2 मीटर से लेस फासले में उसके साथ खड़े हैं तो हमारे पास हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजन में भी ट्रांसमिट होता है बाय सिंगल रूट और इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन सेवरल वेज। पैथोजन जो है वो एक सिंगल रूट से भी ट्रांसमिट हो सकता है और बहुत से और भी वेज हैं जिसमें ट्रांसमिट हो सकता है। हमारे पास आता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अकर व्हेन ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। एक कैन इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट विद, इसमें कौन कौन से कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है कि अगर हमारा उसके ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट आ जाए, उसके बॉडी फ्लूइड के साथ, उसके एक्सक्रीशन के साथ या उसकी सिक्रीशंस वगैरह के साथ, सलाइवा वगैरह के साथ। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे पास MCQs के लिए है कि इनमें ये एग्जाम्पल्स आती है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे पास क्या क्या आता है, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। जबकि ड्यूरिंग पेशेंट केयर बाय द हेल्थ वर्कर और विजिटर और फैमिली मेम्बर, और ये अगर पेशेंट की केयर के दौरान अगर कोई हेल्थ वर्कर या उसका फैमिली विजिटर है तो वो उसके कांटेक्ट में आ सकता है। ड्यूरिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ इन प्ले रूम बिटवीन पेशेंट, अगर कोई इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक प्ले रूम जो होता है पेशेंट्स के लिए पास हॉस्पिटल्स में, अगर वहाँ पे ऐसा हो गया तो भी दूसरे पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू कंटामिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट सब्सटेंस और अ पर्सन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस तरह होता है कि अगर जो इन्फेक्शियस पर्सन है उसने किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे पर्सन को हमारे पास आता है कि टच किया है या कंटामिनेट हो गया है वो उसके इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है या फूड है या वाटर है या कोई और चीज़ है, अगर हम फिर उसके कांटेक्ट में आ जाए और उससे हमें वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर हम इसे इनडायरेक्ट में कैटेगराइज करेंगे। मे अकर व्हेन इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग इज़ परफॉर्म बाय केयर प्रोवाइडर। ये ज़्यादातर तब होती है जब जो केयर प्रोवाइडर, नर्स और डॉक्टर हैं वो हैंड वॉशिंग जो है वो सही से ना करें, यानी कि मेडिकल हैंड वॉशिंग के पूरे स्टेप फॉलो ना करें। यहाँ पर साथ इक्विपमेंट अगर इज़ नॉट क्लीन, डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज एडिक्वेटली बिटवीन पेशेंट।
अगर हमारे पास आता है कि इक्विपमेंट जो है उसे सही से क्लीन नहीं किया गया, उसे सही से डिसइंफेक्ट नहीं किया, उसकी स्टरलाइजेशन सही से नहीं है, तो भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड बोर्न पैथोजेंस आर ट्रांसफर्ड बाय शार्प और नीडल स्टिक इंजरीज, ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन। अब ये हमारे पास आया MCQs का पॉइंट कि ब्लड बोर्न पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारे पास कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस में आ सकते हैं कि नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन। तो हमारे पास ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, नीडल स्टिक इंजरीज, ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन। इससे ब्लड बोर्न डिजीज़ जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं, क्योंकि हमारे पास आता है अगर प्रिक वगैरह लग जाए या इंजेक्शन जो होता है वो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आता है हमारे ब्लड के साथ। फिर हमारे पास आता है ड्रॉपलेट स्प्रेड। Infectious droplets that are expelled when sneezing or coughing are too heavy to float in air and can be transferred less than 2 meters from the source of droplet। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, हाँ, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट अगर हम एक्सपेल करते हैं फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग से, और ये फ्लोट कर रहे हैं पहले इन द ईयर में, और अगर मतलब वो इतने भारी हैं, हैवी हैं कि वो ईयर में फ्लोट नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटरी हैं, तो हमारे पास आता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो 2 मीटर के लेस फासले में उस पर्सन के साथ खड़ा है तो वो उसके ऊपर गिर के उस तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है स्प्रेड में भी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी हो सकती है। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या आता है कि डायरेक्ट अब होता है जब ड्रॉपलेट रीच म्यूकस मेम्ब्रेन और आर इनहेल। अगर कोई बंदा उसके साथ बहुत ही करीब खड़ा है कि वो उस बंदे के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ या फिर वो उसे इनहेल कर ले, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसी होगी कि ड्रॉपलेट फॉल ऑन द सरफेस और हैंड एंड आर ट्रांसमिटेड में, अगर वो उसकी किसी हैंड पे या उसके जिस्म या उसके कपड़ों के किसी भी हिस्से पे वो गिर गए हैं ड्रॉपलेट्स, और फिर उसके बाद किसी तरीके से या फिर अगर वो अपने दुपट्टे से या फिर अपने हाथ से कुछ खा रहा है और उसके हाथ पे वो ड्रॉपलेट्स हैं, तो उस सेंस में अगर ट्रांसफ़र होंगे तो फिर हम इसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे। हमारे पास आता है कि इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इज़ मोर एफिशिएंट देन डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होती है तो ये ज़्यादा इफ़िशिएंट होती है देन डायरेक्ट से, यानी कि इनडायरेक्ट जब ट्रांसमिशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फिर आता है इन्फेक्शन स्प्रेड, दिस विल इंक्लूड द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरसेस। इन्फेक्शन जो कि इस सेंस में स्प्रेड होते हैं, इसमें हमारे पास आता है, ये हमारे पास कॉमन कोल्ड में ज़्यादातर होता है, और अगर फ्लू वगैरह हो जाता है और या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें हो जाता है। फिर हमारे पास आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, कौन कौन से हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रिकॉशन फॉर ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन हम किससे कहते हैं कि वो प्रिकॉशंस, वो एहतियाती तदाबीर जो कि हम वो तमाम पेशेंट्स को के साथ अप्लाई करते हैं, यानी कि हर एक पेशेंट को जब अटेंड करते हैं और हम जो प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, चाहे उसे कोई उसकी बीमारी का हमें पता हो या ना हो कि वो हाईली कॉन्टीजियस है या छोटी सी बीमारी है या फिर दरमियानी है, उसको ना देखते हुए जो हम प्रिकॉशंस अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, जो कि अप्लाई करना लाजमी है हर पेशेंट के लिए, चाहे वो हेडेक का पेशेंट हो, चाहे वो फ्लू का पेशेंट हो, चाहे वो HIV का पेशेंट हो, चाहे वो जो भी पेशेंट हो। यहाँ बस आता है गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू ब्लड, बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें हमें गाइडलाइंस दी जाती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में कि हमने किस तरह अपने आप को प्रिवेंट करना है कि हम एक्सपोज ना हो टू ब्लड, किसी दूसरे पेशेंट के इन्फेक्टेड ब्लड, बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट बॉडी फ्लूइड फ्रॉम एनी पेशेंट कैन बी इन्फेक्शियस, किसी भी पेशेंट का जो बॉडी फ्लूइड होता है वो इन्फेक्शियस हो सकता है। शुड बी यूज ऑन एवरी पेशेंट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हर एक पेशेंट के साथ यूज़ किए जाते हैं। यूज़ नेसेसरी PPE फॉर प्रोटेक्शन, और हम अगर प्रोटेक्शन PPE की ज़रूरत होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, तो भी हम वो अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में फिर हमारे पास जो 6 मेन है इसके पॉइंट्स, वो हमारे पास है हैंड हाइजीन। सबसे पहले हमारे पास आता है हैंड हाइजीन, जिससे 99% जर्म्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, ग्लव्स, गाउन, मास्क वगैरह। सेफ हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली कंटामिनेटेड इक्विपमेंट, सरफेस शार्प डिस्पोजल इन द पेशेंट एनवायरनमेंट। हमारे पास आता है कि किस तरह हम सेफ हैंडलिंग करते हैं कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स की।
चाहे वो हमारे पास क्या नाम है कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है सर्जिकल, या हमारे पास इंजेक्शन वगैरह होते हैं कि हमने कैसे उसका इस्तेमाल सेफ़ तरीके से करना है और फिर उसको डिस्पोज कैसे करना है। फिर आता है रिस्पायरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स हमने सिखाने क्या, हमने अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसको हमने कैसे उसकी रिस्पायरेटरी हाइजीन करनी है, और हमने जो मास्क वगैरह यूज़ करने हैं ताकि हमें रिस्पायरेटरी डिजीज़ हम कैच ना कर सकें। सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस, किस तरह हम सेफली इंजेक्शन लगा सकें ताकि हमें कोई प्रिक या फिर कोई नुकसान ना पहुँचे। यूज़ ऑफ मास्क का हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास 7 मेन पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में बी नीडेड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर सेलेक्टेड पेशेंट हु आर नॉन और सस्पेक्टेड टू सर्टेन इन्फेक्शन। यानी कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो होते हैं ये इसलिए ज़रूरी होते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में, ये उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जिनको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है, जो कि सस्पेक्टेड होते हैं। दीज प्रिकॉशंस होते हैं इन्हें हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबोर्न। दैट रिफ्लेक्ट द डिफरेंस इन द वे इन्फेक्शन और ट्रांसमिटेड। इसमें हमारे पास इस डिफरेंस जो होता है वो ट्रांसमिशन में डिफरेंस होता है कि किस वे में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। सम डिजीज़ जो होते हैं दैट एक्वायर मोर देन वन आइसोलेशन कैटेगरी। कुछ डिजीज़ इतनी ऐसी होती हैं जिनके लिए आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा उनकी कैटेगरी की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या है, पेशेंट जो है आइसोलेटेड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग पे हम पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। तो उसकी 3 टाइप्स है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट और रिस्पायरेटरी। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया द मोस्ट फ्रीक्वेंट रूट होता है ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं वो जल्दी से उसमें एक्वायर्ड कर जाते हैं हॉस्पिटल से इन्फेक्शन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो होते हैं ये अकर होते हैं जब बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और हमारे पास आता है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो होती है जब हम किसी इनएनिमेट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है या फिर इक्विपमेंट के ज़रिए से अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन और यूज ऑन द, अगर हमारे पास इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट और इक्विपमेंट जो कि इन्फेक्टेड है वो अगर हम सही पर्सन पे यूज़ कर लें और वॉश हैंड जो है उसका हाइजीन सही से ना रखें, यानी कि ये हेल्थ केयर वर्कर के लिए प्रिकॉशन है कि अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन की जो इक्विपमेंट है वो किसी हेल्थी पर्सन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हमारे पास आता है कि ये ट्रांसमिशन का ज़रिया बन सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से टू सस्पेक्टेबल होस्ट तक। हमारे पास आते हैं रिकमेंडेशन फॉर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक सिंगल रूम की ज़रूरत होती है ताकि वो किसी भी के भी कॉन्टैक्ट में ना आए, किसी भी चीज़ को कॉन्टैक्ट में ना लाए। हमारे पास आते हैं गाउन ग्लव्स हम यूज़ करते हैं बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम, के अंदर जाने से पहले हम गाउन पीपीस पूरा किट यूज़ करते हैं। हम रिमूव करते हैं गाउन और ग्लव को पेशेंट के रूम से निकलने से पहले ही, अंदर ही डिस्कार्ड कर देते फिर निकलते हैं। फिर हमारे पास आता है कि वॉश करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं। हमारे पास आता है कि डेडिकेट करते इक्विपमेंट टू द आइसोलेटेड पेशेंट, और जो इक्विपमेंट अगर हमने एक आइसोलेटेड पेशेंट के लिए यूज़ किया तो वो हम उसी के लिए बार बार यूज़ करेंगे, दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ ना करेंगे अगर हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उसकी कंप्लीट स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है रिकमेंडेशन फॉर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में हमारे पास आती हैं कि अगर ये मैंने आपको बताया पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसकी स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन करेंगे इक्विपमेंट्स की। द पेशेंट मस्ट रिमेन इन द आइसोलेशन रूम एट ऑल टाइम एक्सेप्ट फॉर इसेंशियल और प्रोसीजर दैट कैन नॉट बी परफॉर्म इन द रूम। पेशेंट जो है वो अब फुल टाइम उसी रूम में आइसोलेट रहेगा सिर्फ इसीलिए अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह और वो उस रूम में नहीं हो सकते तो फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं कंप्लीट उसको कवर और सेफ उसमें आइसोलेटेड फॉर्म में, यानी कि उसने गाउन ग्लव्स वगैरह पहना हो कि वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में ना आए। फिर हमारे पास आता है रिकमेंडेशन फॉर कॉन्टैक्ट इनडायरेक्ट प्रिकॉशंस। हमारे पास आते हैं रिकमेंडेशन इनडायरेक्ट प्रिकॉशन जो होते हैं। इनडायरेक्ट प्रिकॉशन हम कहते हैं कि जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज़ हो, तो हमारे पास आता है ये प्रिकॉशन हम उन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई डिजीज़ हो। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई माइक्रोब जो है इससे रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो तो हमारे पास आता है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनके लिए हम अबव जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन बताए वो भी अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एडिशन ये हो जाती है कि इसमें हम
हैंड वॉशिंग जो है वो सोप के ज़रिए और वाटर के ज़रिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास आता है अगर अल्कोहल बेस्ड करेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई जो होते हैं उसके स्पोर्स ऐसे होते हैं कि वो अल्कोहल से रिमूव नहीं हो सकते, वो हम प्रॉपर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर करेंगे तभी रिमूव होंगे। वहाँ पर आते हैं प्रोसीजर फॉर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो वहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में जितने स्टेप्स बताएंगे वो भी फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास आता है कि जब भी हम एंटर करेंगे ऐसे पेशेंट के रूम में तो हमारे पास आता है हम ग्लव्स वॉन ज़रूर करेंगे, गाउन ज़रूर पहनेंगे ताकि हम जो है वो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए, उसकी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में ना आए। प्लेसमेंट हम किस तरह करेंगे, हमारे पास आता है पेशेंट जो उसे हम एक सिंगल रूम में आइसोलेट कर देंगे, और हमारे पास आता है कि अगर सेपरेट रूम जो है उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर उसी की डिज़ीज़ वाले सेम पेशेंट के लिए, मतलब उसी के साथ सेम डिज़ीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनके रूम में हम उन्हें शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिन आइडेंटिकल इन्फेक्शन हो तो उसे हम कहते हैं कोहॉर्टिंग पेशेंट्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कि उनकी रूम के बाहर फिर हम एक साइनेज यानी कि एक साइन लगा देते हैं कि इस रूम में ये वाले पेशेंट है तो अंदर आना जाना मना है। फिर हमारे पास आता है कि हम उनके क्या नाम है उनके रूम में जो है विज़िटर्स जो होते हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनको उनकी नंबरिंग भी लिमिट कर देते हैं, और अगर जाते भी हैं तो हम उन्हें पहले हैंड हाइजीन प्रिकॉशन और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन पहले से दे देते हैं। हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हम किस तरह करते हैं, अगर हम उसे पहले तो उसकी जो रजिस्ट्री मूवमेंट है वो लिमिट हो जाती है, लेकिन अगर हम किसी ज़रूरी काम के लिए ज़रूरी टेस्ट के लिए उसे ट्रांसपोर्ट भी करें हैं, लेकिन हमने उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी ये प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है कि बॉडी जो है पेशेंट की वो कवर्ड हो और वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में ना आए, तो इसलिए हमें ग्लव्स और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। फिर आता है पेशेंट केयर इक्विपमेंट। पेशेंट के इक्विपमेंट हमारे पास जो पेशेंट कॉन्टैक्ट पेशेंट के लिए हमारे पास आता है जो जिसे इन्फेक्शन है ऐसा, तो हमारे पास आता है कि उसके लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम फिर दूसरे पेशेंट्स के लिए यूज़ ना करें, जैसे कि स्टेथोस्कोप वगैरह। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर उसकी डिसइंफेक्शन ज़रूरी है। फिर हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल मेजर्स हम क्या यूज़ करते हैं कि उसके रूम की हम क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन पे ध्यान देते हैं कि उसका जो टेबल है, उसकी जो कमोड है, उसका जो बाथरूम है, उसके डोर नॉब्स जो हैं वो सारे क्लीन डिसइंफेक्ट हैं या नहीं है। फिर हमारे पास आता है कि हाउस कीपिंग सर्विसेज हम देते हैं, यानी कि उसके रूम का जो सारा कुछ सफाई वगैरह होती है वो करनी होती है, और जो सफाई वो कर लेते हैं तो उस जो हम सफाई के दौरान जो सलूशन या फिर डस्टर्स या मॉप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसको भी हम फिर चेंज करेंगे, वो फिर उसी यूज़ से हम दूसरे पेशेंट के रूम्स जो हैं वो साफ़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनके रूम के बाहर ऐसा हमारे पास जो होता है ये प्रिकॉशन का साइनेज लगा होता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन जिसके लिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन सी इन्फेक्शन। इसमें हमारा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस आता है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई आता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई आता है, एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आते हैं और स्कैबीज आते हैं। तो हमारे पास आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यानी कि ड्रॉपलेट मोड से जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। तो हमारे पास आता है कि ड्रॉपलेट मोड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे जनरेट होते हैं, या तो वो कफिंग के ज़रिए से, स्नीजिंग ज़रिए या टॉकिंग वगैरह कर रहे हों, और या फिर हमारे पास उनका कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा हो या चाहिए सक्शनिंग हो रही हो तो उससे सिक्रीशंस आ रही होती हैं, या फिर ब्रोंकोस्कोपी हो रही है, यानी कि उनका ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है कि जो चेस्ट है वहाँ पे अगर स्कोप यानी कि कट वगैरह लग जाए, सर्जरी हो रही है वहाँ की, तो हमारे पास आता है कि अगर वहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो गए हैं और हम शॉर्ट डिस्टेंस पे करें और जो सस्पेक्टेबल होस्ट है उसके आई, नोज़ और माउथ में चले जाए तो हमारे पास आता है कि उससे फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ये हमारे पास आता है कि ड्रॉपलेट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसीलिए ये एयर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। 2 मीटर से लेस फासले पे अगर कोई बंदा खड़ा उस पर गिर जाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे भी गिर सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे पेशेंट के रूम में नेगेटिव प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। एक हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं कि रूम में क्यों ज़रूरी होता है नेगेटिव प्रेशर। इसका मतलब ये, नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो बाहर से हवा है वो अंदर आ सकती हो, मतलब नई हवा जो है बाहर से अंदर आ सकती हो पेशेंट के रूम में, लेकिन जो हाईली कॉन्टिशियस पेशेंट है उसके रूम से जो हवा है वो बाहर ना जा सके,
ताकि उस हवा में जो इन्फेक्शन वगैरह वो दूसरों को ना लग सके। और पॉजिटिव प्रेशर वो होता है कि दो मतलब बाहर से हवा आ भी सकती है और अंदर से बाहर जा भी सकती है, तो इसीलिए हम ड्रॉपलेट मोड के उसमें नेगेटिव प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारे पास आता है रिकमेंडेशन क्या होती है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए। उसमें हमारे पास आता है पेशेंट को एक सिंगल रूम देना होता है, हमें वॉश करना, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना होता है बिफोर एंटरिंग और आफ्टर एग्जिटिंग के बाद। हमारे पास आता है आइसोलेशन मास्क की ज़रूरत होती है, और हमारे पास आता है कि पेशेंट जो है वो अपना रूम नहीं छोड़ के जा सकता, सिर्फ इस उसमें कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट टेस्ट या प्रोसीजर है और वो उस रूम में परफॉर्म ना हो सकते हों। फिर ऐसा है कि पेशेंट जो है अगर वो रूम से बाहर जा रहा है तो उसे मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पास आता है कि वो किसी इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिशनर से भी कंसल्ट कर सकता है। फिर हमारे पास आता है वो कौन सी इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट मोड की जिन्हें प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमारे पास आता है कि इन्फ्लुएंजा आता है, परट्यूसिस आता है, वूपिंग कफ जिसे हम कहते हैं, मम्स आते हैं, और हमारे पास आता है कि रिस्पायरेटरी इलनेस जैसे कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन वगैरह। फिर हमारे पास आता है कि ये साइनेज जो है ऐसे लगा होता है कि हमें कौन कौन से ड्रॉपलेट प्लस कॉन्टैक्ट आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें क्लीन हैंड्स, गाउन, मास्क और आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स वगैरह आते हैं। हमारे पास आता है कि एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हम कौन कौन से लेते हैं। हमारे पास आता है एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जो होते हैं ये यूज्ड होते हैं कि हम प्रिवेंट करें ट्रांसमिशन, किस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को प्रिवेंशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। वेरिसेला, चिकन पॉक्स, डिसएमिनेटेड हर्पेस ज़ूस्टर और लोकलाइज्ड ज़ूस्टर इन एन इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ये हमें पास आता है ज़्यादातर चिकन पॉक्स जब हो जाते हैं किसी को, या फिर हर्पेस डिजीज़ हो जाती है, यानी कि जो दाने वगैरह निकल आते हैं, या और इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हम ये यूज़ करते हैं। तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सिंगल रूम की ज़रूरत होती है जिसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी कि अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती लेकिन बाहर से ताज़ी हवा अंदर आ सकती है, इसे हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। तो क्योंकि कॉन्टैक्ट मतलब एयरबोर्न डिजीज़ है, ताकि एयर के ज़रिए से वो बाहर दूसरे लोगों को ना लगे। हमारे पास आता है कि ऐसे पेशेंट्स के जो रूम का डोर है वो एनी टाइम क्लोज रहना चाहिए। पर्सन जो कि वेरिसेला जो है उससे पहले ना हुआ हो, यानी कि पहले से किसी एक इंसान को चिकन पॉक्स ना हुआ, तो उसे चाहिए कि वो उस रूम में ना जाए। फिर हमारे पास आता है कि एक ही केयर गिवर होगा जो कि बार बार उस पेशेंट का ध्यान रखेगा, उसे केयर देगा। फिर हमारे पास आता है रिकमेंडेशन क्या है फॉर एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि अगर सस्पेक्टेबल पर्सन जो है वो मस्ट एंटर द रूम ऑफ पेशेंट विद, हमारे पास आता है कि वो सस्पेक्टेबल वो पेशेंट एंटर कर सकता है रूम में। ये कौन देखेगा ये वीडियो? अच्छा, हमारे पास आता है कि रिकमेंडेशन क्या होती है फॉर एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के लिए, कि इसमें हमारे पास आता है कि सस्पेक्टेबल पर्सन जो होते हैं जिन्हें वेरिसेला लगने का ख़तरा होता है, तो जब वो पेशेंट के रूम में एंटर करेंगे तो वो बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे विद मास्क एंड पीपीई। हमारे पास आता है कि पर्सन जो कि पहले से उन्हें वेरिसेला वायरस हो चुका है तो उनको पास पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास आता है ग्लव्स, गाउन वगैरह ज़रूरी होते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अप्लाई करना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे एयरबोर्न डिजीज़ में मास्क और आई यानी कि आई की प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारे पास आता है कि हम विद इन 3 फीट के आगे उन तक उनके ज़्यादा क्लोज ना जाए। फिर हमारे पास आता है रिमूव करेंगे जब हम वापस एग्ज़िट करेंगे पेशेंट के रूम को, तो हम गाउन और ग्लव वगैरह वहीं पे डिस्कार्ड करेंगे और वॉश करेंगे हैंड को। फिर आता है एयरबोर्न प्रिकॉशंस हमारे पास क्या क्या हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशंस, एयरबोर्न रेस्पिरेटर प्रिकॉशंस आर यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। एयरबोर्न रेस्पिरेटर प्रिकॉशंस जो होते हैं हम किस लिए, ताकि जैसे कि हमारे पास एयरबोर्न डिजीज़ होते हैं टीबी, उसकी स्प्रेड ना हो। हमारे पास आता है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो होती है इसमें हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक अगर हवा में रहे तो और भी ज़्यादा कॉन्टेजियस हो सकता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास आते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जनरली हमारे पास कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग वगैरह से या सिक्रीशन वगैरह से निकलते हैं, और अगर इनहेल्ड हो जाते हैं बाय सस्पेक्टेबल पर्सनस तो डिजीज़ कॉज हो सकती है। हमारे पास आता है कि
एयरबोर्न प्रिकॉशन में हमारे पास सिंगल और नेगेटिव प्रेशर रूम की ज़रूरत होती है और उसका जो डोर होगा वो एनी टाइम क्लोज्ड होगा। हम हैंड वॉशिंग करेंगे विद अल्कोहल और विद वाटर। और हमारे पास आता है हम पाउडर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं, N95 रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं रूम में एंटर होने से पहले। और जो विजिटर्स होते हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, या तो उनके सिर्फ पेरेंट्स होंगे और सिर्फ 2 प्राइमरी केयर गिवर होते हैं पेशेंट के पास। हमारे पास आते हैं कि अगर प्राइमरी केयर गिवर और पेशेंट को अगर हमें लगे कि हाँ उनमें भी वो साइन सिम्टम हैं कि उन्हें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो फिर हम उन्हें उसी पेशेंट के रूम के साथ आइसोलेट कर देते हैं और जब तक इवैल्यूएशन कंप्लीट ना हो जाए हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फिर हमारे पास आता है कि पेशेंट जो है वो रूम को उसकी आइसोलेशन हम उसे रूम से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कोई इम्पोर्टेंट प्रोसीजर वगैरह ना हो। हमारे पास आता है कि अगर पॉसिबल तो पेशेंट को भी मास्क पहनाए है, आइसोलेशन मास्क पहनाए अगर वो रूम से बाहर जा रहे किसी प्रोसीजर के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।